नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों ने जिस लेवल का इंतजार था उसे आज छू लिया। 17,700 के दर्शन हो चुके हैं। 17,719 का हाई छूने के बाद अभी भी जो मूड है वो तेजी का कायम है। 150 अंकों की बढ़त लगभग इस समय इंडेक्स में बनती दिखाई दे रही है। 17,680 के लेवल्स पर निफ्टी आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक का हाल भी आपके सामने। 550 पॉइंट की बढ़त पर ये इंडेक्स भी आज इतरा रहा है 1.5% के गेन्स के साथ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नियरली 2:1 पर आता हुआ और मिड कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं करीब करीब 300 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। ये सब हुआ है कल जो दरअसल अपडेट निकल कर आया अमेरिकी मार्केट से, जहां पर अमेरिका में महंगाई के आंकड़े थोड़े से नरम हुए। 8.5% के आसपास आए। 8% के अभी भी ऊपर है, लेकिन इनमें जो नरमी आई उससे अमेरिकी बाजारों में जोश था। डाउ करीब 535 पॉइंट बढ़कर टिका और उसी का एक रब ऑफ इफेक्ट आप कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स और खासतौर से भारतीय बाजारों में बनता दिखाई दिया है। तो आज चला क्या है? टेक्नोलॉजी काउंटर जहां पर कल परसों मुनाफा वसूली हुई थी। टेक महिंद्रा देखिए, आप विप्रो देखिए, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.5% ऊपर। बैंकिंग काउंटर्स में निजी बैंकों का ही बोलबाला है। एक्सिस बैंक आज 2.5% ऊपर है। इसका साथ आईसीआईसीआई दे रहा है और एचडीएफसी में भी करीब 1% तक की वृद्धि देखने को मिली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर्स के बाद आपको याद होगा सोमवार की इसकी धुलाई हुई, लेकिन कल से यहाँ पर पार्टिसिपेशन शुरू हो रहा है। ये वो कंट्रीब्यूटरी काउंटर्स है जो निफ्टी बैंक में 500 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दर्ज कर पाने में कामयाब रहे हैं। तो इस तेजी वाले इस यूफोरिक माहौल में हमारे जानकारों का हाल क्या है? याद रखिएगा, इस हफ्ते हमारे साथ दे रहे हैं अमित सेठ, नीरव छेड़ा और साथ ही साथ रत्नेश गोयल। उनके रिटर्न्स कल दोपहर तक के आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फिर आगे बातचीत होगी कि यहाँ से आगे चाल कैसी रहेगी। तो लीडरशिप पोजीशन में अमित 8% के रिटर्न्स के साथ, 7.5% के रिटर्न्स हो चुके हैं रत्नेश के। इनफैक्ट रत्नेश और अमित के बीच एक कांटे की टक्कर आगे उभर कर आ सकती है और नीरव छेड़ा करीब 3% के रिटर्न्स पर है। 3 स्टॉक्स आपको दिखाते हैं जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं कल और आज के बीच। एक तो नीरव का नोसिल, इसने 1% तक की कमाई की। जेके पेपर चुना था रत्नेश ने, वहां पर 4% तक के गेन्स बने। और एलएनटी पर दाव खेला था अमित ने, जिसमें 3% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए। लेकिन आज इन लेवल्स को हासिल करने के बाद पहले इंडेक्स पर व्यू क्या बन रहा है? आप सभी का स्वागत है। कल भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि 17,700 का इंतजार रहेगा। आज ग्लोबल मार्केट्स ने जो तेजी जनरेट की उससे उन लेवल्स पर हम पहुंचे। अब यहां से आगे कितनी तेजी के दरवाजे खुल रहे हैं अमित? डेफिनेटली हर्षिता मैम, हम इंडियन मार्केट्स में काफी अच्छा अपटिक देख रहे हैं। इस हफ्ते हमारा व्यू था कि कोई भी डिप मिले तो उसे बाय करें। फाइनली हम 17,680 17,700 के लेवल्स पे आ गए हैं। तो मैम अभी भी कहीं पे भी ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई मोमेंटम लॉस है या कुछ है। बट हमें इस रैली को राइड करना है, लेकिन स्टॉप लॉस एट द सेम टाइम रिवाइज करते हुए चले जाएं। तो जो अर्लियर हमारे स्टॉप लॉसेस 17,350 400 के थे, उसको राइज करके 17,500 550 कर लीजिए। एंड देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि हम 17,800 से लेके 900 तक के लेवल्स देख सके। बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी ने आज एक गैप अप के साथ ओपनिंग दी है। इंपॉर्टेंट ये है कि एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव 38,400, यहाँ पे भी परिस्थिति अच्छी है। 39,000 पे एक हल्का सा हर्डल है, अगर वो क्रॉस होता है तो देन वी मे रीच 39,500 के लेवल्स। 39,500 निफ्टी बैंक के लिए और 17,800 900 की तैयारी आप निफ्टी में होता देख रहे हैं। 17,500 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। आईटी काउंटर्स में पूरा जोश देखने को मिला है। रत्नेश, निफ्टी आईटी पर कोई व्यू है खास? गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं। निफ्टी आईटी में जरूर एक कंसोलिडेशन के बाद में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है हमको, बट ये मोमेंटम कितना कंटिन्यू रहेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर में हमेशा हमको आईटी इंडेक्स में सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर आईटी इंडेक्स के लेवल के हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको अभी भी 30,800 के ऊपर निकलेगा नहीं, जब तक इसमें एक सस्टेनेबल तेजी देखने को नहीं मिल पाएगी। तो आईटी इंडेक्स में अभी कंसोलिडेशन का मूड बना रह सकता है, बट बहुत लंबी तेजी इसमें आगे अभी देखने को मिलने के या जल्दी देखने को मिलने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिला नैस्डैक में भी गेन से, तो उसका भी फायदा मिला निफ्टी आईटी को। नीरव, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? कोई खास सेक्टर जो आप मैप कर रहे हैं? या देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो जो बैंकिंग सेक्टर है और फाइनेंस सेक्टर है,
they have been the driving force behind the Nifty. जो पिछले 400-500 पॉइंट हैं, वो लोग एक ड्राइविंग फोर्स रहे हैं. आज देख रहे हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स भी काफी अच्छा रुझान दे रहा है. तो मेरे हिसाब से ये 3 सेक्टर पे ध्यान दे सकते हैं. बहुत सारे अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं आईटी सेक्टर में, स्पेशली मिड कैप आईटी में. तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत और यहाँ से बाइंग आ सकती है. बैंकिंग एक क्लियर ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से. बैंकिंग और इधर से चलेगा. कल भी मैंने यही बोला था, यहाँ से बैंकिंग शुड परफॉर्म वेल. तो अच्छे बैंक्स जो है, जो मिड कैप बैंक्स है लाइक फेडरल बैंक है या the other banks, they should perform pretty well. So at this point of time यही 3 सेक्टर में आप ध्यान दीजिए. हाँ, फाइनेंस सेक्टर की बात मैंने की नहीं. देखिए, फाइनेंस सेक्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के ऊपर आ रहे हैं. और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले 6-8 महीनों में लगातार एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहे थे. उनमें बहुत सारे शॉर्ट्स थे और वो शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं. तो अभी इसमें अग्रेसिव एक मूव जरूर आ सकते हैं. तो ये एक सेक्टर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए. ये तो बैंकिंग सेक्टर पर ध्यान दीजिएगा और साथ ही आप ध्यान दीजिएगा टेक्नोलॉजी काउंटर्स पर. एक एक करके सबका पोर्टफोलियो पहले भाप लेते हैं, फिर देखते हैं कौन से नए ट्रेड्स ये अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे. नीरव छेड़ा का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर. एक तो नोसिल, इनका कल 1% कमाने वाला काउंटर अभी भी होल्ड कर रहे हैं. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में कुछ देर पहले मेरे ख्याल में प्रॉफिट बुक बांधने का एक मैसेज तो आया. नीरव से सीधा समझेंगे. महिंद्रा हॉलिडेज कल एग्जिट किया. नीरव, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर क्या प्लान है आपका? या मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जस्ट अभी शो शुरू हुआ उसके पहले जस्ट बुक किया. देखिए, थोड़ी बहुत ऊपर में सेलिंग दिख रही है तो प्रॉफिट बांधना जरूरी है. ये शो का सेटअप ऐसा है कि यहाँ पे जहाँ पे प्रॉफिट आता है वहाँ पे बांध लीजिए. अगले वीक तक ये चलेगा नहीं. सो डेफिनेटली आई बिलीव ये स्टॉक अच्छा है. पॉसिबल है कि नया नेक्स्ट वीक में 1350-1400 जाएगा, मगर आज ये हफ्ते में पॉसिबल है 1255 पे उसको एक रेजिस्टेंस है. तो 1250 पे मैंने बुक किया है. नोसिल सिमिलरली आप देख रहे हैं थोड़ा केमिकल सेक्टर ऐसा हो गया है कि इनफैक्ट बहुत सारे मिड कैप्स जो है दूसरे सेक्टरों में 3 सेक्टर छोड़ के वो मिड कैप्स इतना चल नहीं रहे हैं. दैट इज वाई नोसिल भी मैंने बुक कर लिया है. और एमएचआरआईएल धारणा के हिसाब से चला नहीं, सो आई हैड टू एग्जिट इट. बेसिकली अब एक क्लीन स्लेट है, नए ट्रेड्स देंगे. पहला ट्रेड क्या रहेगा? या तो देखिए, पहला तो ट्रेड रहेगा ओरेकल फाइनेंस में. ओरेकल फाइनेंस अगर देखे तो बहुत समय बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है. एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था. तो 3392 का एक ब्रेकआउट आया. तो 3392 पे आप खरीद सकते हैं. यहाँ से अपसाइड क्लियर है इसको 3350 तक का. तो 3330 का स्टॉप लॉस लगा के 3550 आपका टारगेट बनना चाहिए. 3550 का टारगेट रहेगा और 3350 के आसपास स्टॉप लॉस. यह है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज पर एक राय, करीब 2% ऊपर स्टॉक. और आज हम देख रहे हैं आईटी में दिग्गज और मिड कैप्स में जोश है. उसी लिहाज से ओएफएसएस में आप खरीदारी करके चले. अब रत्नेश का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं. रत्नेश ने क्या कुछ रखा है, क्या बदला है? तो एक तो इनके पास जेके पेपर था जहां पर आज प्रॉफिट इन्होंने बांधा 435 पर. और कल एजिस, बीएएसएफ, गेल जैसे ट्रेड्स में इन्होंने अपनी जो पोजीशन थी वो एग्जिट कर ली. रत्नेश, फिर नया ट्रेड क्या रहेगा आपका? मैं आते आते थोड़ा सा एक स्टॉक मैंने बहुत पहले निकाला था, आइडेंटिफाई करा था, थोड़ा बढ़ चुका, पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया जिसका नाम है यूफ्लेक्स. काफी वॉल्यूम के साथ में आज जेपअप ओपन हुआ है और जो एक बियरिश कैंडल बनी थी 30 मई 2022 की, उसके ऊपर आज इसने चलना स्टार्ट कर दिया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि यूफ्लेक्स में तेजी अभी भी बरकरार रह सकती है, जो कि हमको 730 तक के टारगेट के लिए लेके जा सकती है. तो 630 के स्टॉप लॉस से 730 के टारगेट के लिए यूफ्लेक्स में एक मेरा ट्रेड रहेगा नया. यूफ्लेक्स नंबर्स के बल पर भी भागा है 7% ऊपर. इनफैक्ट आज दोपहर 2:20 के आसपास हम कंपनी के मैनेजमेंट से भी रूबरू होंगे, लेकिन एक टेक्निकली सिग्नल आ गया है कि स्टॉक चलेगा. 730 का टारगेट रखिएगा और 630 का स्टॉप लॉस. ये है वो ट्रेड जो इस समय आप चुन रहे हैं. अब देखते हैं यहाँ से आगे कितना और कंट्रीब्यूट करता है रत्नेश के पोर्टफोलियो के लिए. अब आइए आप अमित के पोर्टफोलियो पर. एक तो विनिंग ट्रेड एलएनटी जिसमें कल 3% के रिटर्न्स बने, उसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं. एनएमडीसी में इन्होंने दरअसल प्रॉफिट बांधा है 118 के करीब और कमेंट्स में कल ही एग्जिट कर लिया था. अमित, नया क्या जोड़ रहे हैं?
हर्षिता मैम, पहले तो एलएनटी में मैंने एग्जिट ले लिया था शो से पहले 1875 पे। नया ट्रेड जो मैं खास जोड़ूंगा कारण? वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का अगर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो इसमें काफी एक सुंदर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स देखें तो वो भी काफी स्ट्रांग है, बोथ ऑन डेली एंड वीकली चार्ट्स। तो मुझे लगता है कि एक फेडरल बैंक में फास्ट अपटेक हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। करंटली प्राइस 111 रुपए 90 पैसे का है। बाई की सलाह है। स्टॉप लॉस लगभग रखूंगा 108 रुपए का, और मेरे टारगेट रहेंगे 122 रुपए के। 122? 122 ओके, टारगेट। 108 का स्टॉप लॉस है और 122 का टारगेट। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी, आप शायद सुन नहीं पाए। एलएनटी में आपने ऐसा क्या पढ़ा कि प्रॉफिट बांध रहे हैं? अगर किसी के पास है और वो होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी? अर्शिता मैम, एक्चुअली मैंने शो के हिसाब से कर लिया, बिकॉज 3 दिन हम बैक टू बैक रैली देख रहे थे। वीकनेस इसमें कहीं भी नहीं है, बट एक बार हल्का सा स्टॉल कर सकता है। बट मुझे अल्टीमेटली लगता है कि इसमें 1920 से लेके 1950 के टारगेट्स नेक्स्ट वीक तक आ सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो में। स्टॉप लॉस को आप रिवाइज कर लीजिए, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस 1830 तक ले आइए अगर किसी के पास पोजीशन है तो। तो अगर आपके पास एलएनटी पोर्टफोलियो में है तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके होल्ड किया जा सकता है। शो के लिए यहाँ पर अमित ने कुछ प्रॉफिट बांधा है। 1875 के लेवल्स पर इन्होंने एग्जिट किया, लेकिन अगर आप पोजीशन होल्ड करते तो 1830 आपके लिए स्टॉप लॉस होगा रिवाइज तौर पर। नया ट्रेड इनका फेडरल बैंक का है। 122 का टारगेट, 108 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। वापस नीरव के पास जाते हैं। नीरव, बताइए अगला ट्रेड क्या रहेगा, कुछ है हाथ में? देखिए, रोजारी बायोटेक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया 940 पे, जस्ट आया है। आप बात कर रहे थे अमित जी के साथ में, तभी जस्ट आया है 940 के ऊपर। यहाँ पे बाइंग करना है। स्टॉप लॉस बनेगा 918 का, और यहाँ से मुझे लगता है 1050 का जो मूव है वो बहुत बढ़िया मूव दे सकता है। ये स्टॉक में एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। कई महीनों तक ये स्टॉक ने 1000 और 800 के बीच में एक कंसोलिडेशन किया, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस था, वो भी आज ब्रेकआउट हो चला है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब अच्छा चलना चाहिए, तो जरूर बाय करिएगा। ओके, तो रोजारी बायो में एक ट्रेड तेजी वाला, देखिए 40 रुपए की बढ़त। रोजारी बायो के भी नंबर्स काफी बढ़िया थे। कल जब हम टाटा केमिकल्स के नंबर्स एनालाइज कर रहे थे, तब आपको याद होगा हमने रोजारी बायो को मेंशन किया था, दूसरी कंपनियों को भी मेंशन किया था, जहां पर नतीजे केमिकल कंपनियों के काफी बढ़िया रहे हैं और वही ट्रेड एक्सटेंड होता हुआ। टारगेट स्टॉप लॉस वाली प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, जहां पर एक तेजी का ट्रेड इस समय नीरव का मानना है लिया जा सकता है। दिखाएंगे आप प्लीज, आप लेवल्स बताएंगे फिर से नीरव? सॉरी, वो नोट नहीं हो पाए हैं। टारगेट है 1040 और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस 918 918 का स्टॉप लॉस। अपॉलॉजीज, आपसे रिपीट करवा रही हूँ। टारगेट आपका 1040 का रहेगा। 948 के टारगेट के लिए एक मौका। चलिए, वैसे एक एक ट्रेड रत्नेश और अमित भी देने वाले हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मौका देते हैं कुछ अच्छा पिकअप करने के लिए। तब तक कल का आउट परफॉर्मिंग काउंटर जो था हिंडाल्को, इंट्राडे में कल नंबर्स के बाद 5% तक की तेजी देखने को मिली। एक बम्पर क्वार्टर निकल कर आया है। हमारे साथ कंपनी के एमडी सतीश पाई जुड़ रहे हैं। मिस्टर पाई, स्वागत है आपका। बहुत ही बढ़िया क्वार्टर। इनफैक्ट कल आपने भी देखा होगा किस तरह से स्टॉक ने रिएक्ट किया। रियलाइजेशंस के बारे में क्या आप डिटेल हमें दे पाएंगे, और इस टेला परफॉर्मेंस के पीछे क्या फैक्टर्स रहे हैं? आपके मार्जिन्स भी काफी मजबूत रहे। तो की फैक्टर ये थे कि हमारे नोवेलिस बिजनेस ने Q1 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। उन्होंने $580 पर टन एबिटा, $561 मिलियन एबिटा। सो नोवेलिस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अगर हम लोग इंडिया में आए तो मैं पहले ये बोलना चाहता हूं कि हमारे कॉपर बिजनेस ने भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया Q1 में। तो 560 करोड़ एबिटा कॉपर के लिए वन ऑफ द हाईएस्ट है। और उसके बाद अगर हम लोग इंडियन एल्यूमिनियम बिजनेस पे आए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हम लोग पहले बार दोनों को स्प्लिट करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर आप देखें तो अपस्ट्रीम बिजनेस ने भी काफी अच्छा किया और डाउनस्ट्रीम बिजनेस ने भी हम लोग पहले बार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं $260 पर टन एबिटा। तो डाउनस्ट्रीम बिजनेस का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। तो चारों बिजनेसेस ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, तो इसलिए ये Q1 परफॉर्मेंस रिकॉर्ड था। अच्छा, इंडिया में तो ऑफ कोर्स ये कॉपर वाला बिजनेस जिसका आपने मेंशन भी किया वो काफी स्ट्रांग रहा है, लेकिन यहाँ से आगे क्या कॉस्ट इन्फ्लेशन एक चिंता रहेगी?
और जिस तरह से इकोनॉमिक स्लोडाउन ग्लोबली एक बड़ा हवा बना हुआ है, क्या ये आपके कैपेक्स प्लान्स को इम्पैक्ट कर सकता है? तो ये सही बात है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन अभी इस क्वार्टर में भी हमारा कॉस्ट 17% बढ़ा था Q4 के मुताबिक, और Q2 में और हाई टीन्स पे कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो ये सही बात है कि अपस्ट्रीम एल्यूमिनियम बिजनेस जो है इस पे कॉस्ट इफेक्ट आएगा और इसके मार्जिन्स Q2 में कम हो जाएंगे। पर अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम बिजनेस देखे, कॉपर बिजनेस देखे और नोवेलिस, इनका परफॉर्मेंस Q2 पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए Q1 से। अगर हमारा कैपेक्स प्लान देखें, हम लोग कैपेक्स का कोई कट नहीं करने वाले हैं, और हमारे जो प्लान था कि नोवेलिस और हिंडाल्को में जो हम लोग कैपेक्स प्लान किया था वो उसी प्लान पे हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमारे ये थिंकिंग है कि जो एल्यूमिनियम का डिमांड है लॉन्ग टर्म में काफी स्ट्रांग रहेगा। तो एक दो क्वार्टर में अगर कुछ हेडविंड्स आ जाए, इसके लिए हम लोग कैपेक्स और प्रोग्राम नहीं कट करने वाले हैं। तो इस समय जो हम स्थिति देख रहे हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला है। आपका क्या व्यू बन रहा है प्राइसेस को लेकर गोइंग फॉरवर्ड, और क्या आपको लग रहा है कि हम थोड़ा बहुत बॉटम के करीब है? क्या आने वाले समय में एक पुल बैक बाउंस देखने को मिल सकता है इन कमोडिटी प्राइसेस में? अभी काफी अगले 2-3 महीने से एक काफी रेंज बाउंड है। अगर एल्यूमिनियम और कॉपर देखे, कॉपर 7,500 के मतलब क्लोज में, और एल्यूमिनियम अबाउट $2,400 पर टन पे चल रहा है। मेरी ये है कि जो अगर आप सप्लाई डिमांड के फंडामेंटल्स देखें तो ये एल्यूमिनियम और कॉपर प्राइस ऊपर जाने की उम्मीद है। अभी इनको व्हाट इज कीपिंग देम डैम्पेंड इज कि ये मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है, लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं, चाइनीज इकोनॉमी थोड़ा स्लो है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज के लिए अभी कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा सबड्यूड है। अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स अनसर्टनिटीज निकल जाए, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ फिर वापस आ जाए, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि ये कमोडिटी प्राइसेस फिर ऊपर जाए, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड फंडामेंटल्स बहुत टाइट है, इन्वेंट्री लेवल्स काफी लो है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए सर, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल स्टॉक ने धमाल मचाई थी, आज ऑफ कोर्स ऊपरी लेवल से हल्का सा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन ईदर वेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हिंडाल्को का। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रत्नेश और अमित एक एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने वाले हैं, तो वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। स्क्रीन पर बने रहे CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। NMDC की ओर से अपडेट, फाइन और लंप के दाम बढ़ा दिए, जो एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। इस बीच अमित और रत्नेश का एक एक ट्रेड आना बाकी है। रत्नेश बताइए, आपने पहला ट्रेड जो दिया था वो यूफ्लेक्स दिया था, दूसरा क्या है? मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा वेस्ट लाइफ। इसमें हमने एक रनअवे गैप फॉर्मेशन देखा था, ये वॉल्यूम के साथ में जिसने रनअवे गैप फॉर्मेशन बनाया था 29 जुलाई 2022 को। उसके बाद में आज ये अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। जो ऑल टाइम हाई था इसका 14 अक्टूबर 2021 का, उसका आज ब्रेकआउट दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रनअवे गैप के कंसोलिडेशन के बाद में आज ब्रेकआउट दे रहा है, तो 605 रुपए के स्टॉप लॉस से 700 रुपए तक के टारगेट के लिए वेस्ट लाइफ को एड करना चाहिए। 700 का टारगेट, 605 स्टॉप लॉस रहेगा, ये है फिलहाल आपके लिए एक व्यू। अमित बताइए, आप क्या ऐड करेंगे? हर्षिता मैम, मेरा मेटल काउंटर से टाटा स्टील रहेगा। टाटा स्टील 200 डे के पास कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 5 से 6 दिनों में। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्लैग ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो इसमें हम फास्ट मूव देख सकते हैं। करंटली प्राइस 109 रुपये 80 पैसे का है। बाय की सलाह है। टारगेट 120 के रहेंगे और स्टॉप लॉस लगभग 106 रुपए के रखूंगा। 6 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट, ये है टाटा स्टील पर राय। तो सभी तेजी वाले ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दिए हैं। पोर्टफोलियो एकदम तैयार है, एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। शुरुआत नीरव के पोर्टफोलियो के साथ करें। डायरेक्टर साहब वो लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर। तो इनके पास आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड पोजीशन काट ली है मेरे ख्याल में। नीरव, प्रॉफिट बुक कर लिया ना? यस, मैंने 1250 पे प्रॉफिट बुक कर लिया आईसीआईसीआई जीआई में। और इनफैक्ट रोजारी जो मैंने शो के दौरान दिया था वो भी अच्छा 3.5% का मूव देके गया है अभी, तो वो भी मैंने अभी बुक किया है। ओके,
तो किस लेवल पर बुक कर रहे हैं आप रोजारी? मैंने 975 पे बुक किया है। मेरे हिसाब से जो इंट्राडे मूव आना चाहिए था वो आ चुका है। प्रोबेबली यहाँ से 980-85 तक जा सकता है। स्टॉक बढ़िया है, 1040 तक जरूर जाएगा, मगर प्रोबेबली ये हफ्ते में शायद ना जाए। 1040 थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, लेकिन रोजारी में इन्होंने 975 पर पोजीशन काट ली, वहीं पर पीक बना, स्टॉक 6% ऊपर। इनके पोर्टफोलियो में करीब 2% का योगदान और OFSS करीब 0.35% तक का योगदान दे रहा है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो शायद और भी बेहतर दिखेगा उसका फ्रूट या रिजल्ट। रत्नेश ने यूफ्लेक्स ऐड किया, 730 का टारगेट, 630 का स्टॉप लॉस, और वेस्ट लाइफ 700 का टारगेट है, 605 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स इंडिविजुअली क्या बन रहे हैं, यूफ्लेक्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इनके लिए, वो देखना जरूरी है। और 1.5% इनके बोलने के बाद देखिए 1.5% और चला ये, 7% ऊपर था जब इन्होंने मेंशन किया। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट 0.33% का योगदान देता हुआ। अब आइए अमित के पोर्टफोलियो पर, तो अमित ने फेडरल बैंक और टाटा स्टील पर एक व्यू बनाया है। फेडरल बैंक 122 का टारगेट, 108 स्टॉप लॉस। टाटा स्टील 120 का टारगेट, 104 है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स इस घंटे फेडरल 1% एंड टाटा स्टील 0.5% से ज्यादा के रिटर्न्स। ओवरऑल तस्वीर क्या बन रही है हमारे तीनों जानकारों की, ये अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो देखिए कांटे की टक्कर है, जैसे हमने कहा था। अब आगे निकल गए हैं रत्नेश गोयल 12.41% के रिटर्न्स के साथ, और अमित से 12.31% के रिटर्न्स पर हैं। नीरव छेड़ा भी कैचअप करते हुए 7% के रिटर्न्स इनके। तो बेहतरीन ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके लिए चुने हैं, और उस पर ध्यान आपने देना है। अच्छा नीरव, एक अपडेट में प्रोड्यूसर साहब दे रहे हैं जो मैं इनफैक्ट भूल गई थी, क्योंकि काफी समय हुआ ऐसा किसी ने किया नहीं। शो के दौरान आप ट्रेड एग्जिट नहीं कर सकते, आपको आगे फोन करिएगा तो 965 पर एग्जिट करने का मौका मिलेगा। ईदर वेज उसका फायदा आपके हाथ में तो है ही। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। कोई भी बदलाव होगा तो जानकारी हमारे साथ शेयर जरूर करें, और 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही आपकी स्क्रीन पर 150 पॉइंट की बढ़त निफ्टी में, और निफ्टी बैंक 500 पॉइंट से ज्यादा की गेंस पर काफी कंफर्टेबल है। आगे पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ स्क्रीन पर आएगा। आप देखते रहें CNBC आवाज।